प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विनय वरकड़े नित्य एग्री एकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया आप लोगों के सामने। कृपया ये वीडियो देखना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते। जीनोटाइप शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? जीनोटाइप शब्द का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो हमें बताना है। क्या जॉनसन सर है, ब्रीज है, मेंडल सर है, मॉर्गन सर है? तो हम जानते हैं कि मेंडल सर ने अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। मॉर्गन सर आधुनिक अनुवांशिकता के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। जो ब्रिज है यह उत्परिवर्तन यह सिद्धांत दिया था ब्रिज सर ने, और जॉनसन सर ने ही जीनोटाइप शब्द, सिनोटाइप शब्द, जीन शब्द इनका प्रतिपादन किया था। अगर कब किया था यह अगर सन पूछ लिया जाए तो 1909 में किया था। कब किया था? 1909 में किया था। कौन से शब्द का प्रतिपादन? जीनोटाइप शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के नियम के लिए मान्य है अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, पुनर्योजी प्रजनन, उपयुक्त में से सभी। आप लोग भी देखिए, अलैंगिक प्रजनन एक तरीके से युग्मकों का बनना, एक लिंगिता में युग्मकों का बनना कहलाता है लैंगिक प्रजनन। जिसमें युग्मक नहीं बन पाते, एक ही लिंग होता है जिसके कारण प्रजनन किया जाता है, वो उन्हें कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो हमारे मेंडल सर ने जब वो मटर का पौधे से निरीक्षण कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उसमें जाना था, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे से क्रॉस करवाया था। तो कौन सा नियम मान्य रहेगा? लैंगिक प्रजनन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लैंगिक प्रजनन। अगर मेंडल के नियम के लिए कौन सा मान्य है तो लैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा नहीं होता? स्वाद में मीठा नहीं होता ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हमें बताना है। तो फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में जानते हैं कि यह मीठा होता है, और ग्लूकोज से बहुत अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज। यह दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन सुक्रोज भी क्या होता है? यह मीठा होता है। यह पानी में घुलने से तुरंत क्रियाशील हो जाते, पानी को क्या कर देते? मीठा कर देते। लेकिन यह एक है स्टार्च। क्या है? स्टार्च जो दिया हुआ है यह पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्या होता है? यह अघुलनशील होता है। काय में? जल में यह अघुलनशील होता है। इस कारण यह कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्वाद में मीठा नहीं होता है। सही आंसर क्या है अपना? स्टार्च। बाकी सभी फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज क्या होते हैं? मीठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन यानी तंतुमय प्रोटीन नहीं है? क्वेश्चन को एक बार पुनः अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तंतुमय प्रोटीन नहीं है पूछा है। तो सबसे पहला प्रोटीन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन के बारे में, कोलेजन के बारे में, मायोसिस के बारे में और केराटिन के बारे में। ठीक है। अब यह हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह रक्त में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और यह ऑक्सीजन का परिवहन केंद्र होता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचार करता है, ले जाता है रक्त के माध्यम से। दूसरा है कोलेजन, तीसरा है मायोसिस और यह केरोटीन। यह तीनों क्या होते हैं? एक तरीके से तंतुमय प्रोटीन होते हैं। तंतुमय प्रोटीन होते हैं। केरोटीन आप लोगों को पता ही होगा, बालों में पाया जाता है। मायोसिस पाया जाता है मांसपेशियों में, मांसपेशियों में पाया जाता है। और कोलेजन पाया जाता है त्वचा में, और हड्डियों में भी इसकी मात्रा देखी जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तंतुमय प्रोटीन नहीं है। हमारा सही आंसर है हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि यह रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियोप्रीन नामक सिंथेटिक रबर निम्नलिखित में से मोनोमर के बहुलीकरण से बनता है। बहुलीकरण वाली जो अभिक्रिया होती है उससे बनता है। तो इसका सही आंसर देखिए, आइसोप्रीन दिया हुआ है, क्लोरोप्रीन दिया हुआ है, स्टायरीन दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें? क्लोरोप्रीन। क्योंकि यह इसको एक तरीके से रबर बनाने में या
इसको रबर में परिवर्तित करने के लिए क्लोरोफिन बहुत ही सहायक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा और तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है? जब वसा और तेल का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, तो उन्हें उस क्रिया को बढ़ाने के लिए, जल्दी करने के लिए किस प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन है? लोहा, निकिल, मैंगनीज, डाइऑक्साइड, तांबा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों निकिल। क्या है? निकिल। इसी के कारण वसा और तेलों का बहुत जल्दी हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया अपना? निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि का सबसे पहला चरण कौन सा है? इसका पौधे की वृद्धि का हमें बताना है कि पौधा जब वृद्धि करता है तो उसका पहला चरण कौन सा है? पहला दिया हुआ है अंकुरण। जब पौधा अंकुरण लेता है, जब उसके प्लांकुर और मूलांकुर उत्पन्न होते हैं, तब वह पहला चरण कहलाता है जर्मिनेशन का। पुष्पन वाली अवस्था, जब पौधा परिपक्व होकर वह पुष्पन देता है, मतलब पुष्प निकलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पुष्पन। परिपक्वता, जब एक पौधा अपनी परिपक्व एज में आ जाता है, अपनी शाखाओं को विकसित, फूलों को, फल को, सभी को विकसित कर लेता है, वह अवस्था कहलाती है परिपक्व अवस्था। और प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की एक प्रक्रिया जिसमें क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की किरणें विद्यमान रहती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अंकुरण। पौधों की वृद्धि का सबसे पहला चरण पूछा है, तो पहला चरण क्या होता है? अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? अब प्रकाश संश्लेषण का ऐसा हिस्सा बताना है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? उपस्थिति होती है। तो ग्लाइकोसाइसिन, इसमें जो स्टार्च होता है ग्लूकोज को दो वर्गों में बांटता है। प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, यही एक अभिक्रिया है जिसके कारण O2 जल के साथ, O2 जल के साथ H2O के कण क्या रहते हैं? बाहर निकलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन एक तरीके से यह अभिक्रिया में बाहर की ओर जाती है। केल्विन चक्र, केल्विन चक्र एक श्वसन अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बनती है। ऊर्जा मतलब एटीपी वाली जो ऊर्जा है पौधों को मिलते रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो वाष्पोत्सर्जन सभी लोग जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया जब पौधा अपने नमी को, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने वाले केस को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला होता है रंध्रीय अभिक्रिया, त्वचीय अभिक्रिया, उपत्वचीय अभिक्रिया। और जो रंध्रीय अभिक्रिया है, रंध्रीय अभिक्रिया में ही वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय अभिक्रिया के दौरान होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी वाला। कितने होते हैं चरण? 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस रासायनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है? मुख्य श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस रासायनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन अभिक्रिया में जब प्रकाश संश्लेषण का बना हुआ जटिल कार्बनिक यौगिक जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ऊर्जा का संरक्षण करता है, ऊर्जा को क्या करता है? एक तरीके से बनाता है, तो ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक रहता है, वह सरल कार्बनिक यौगिक किस क्रिया में टूटता है? तो श्वसन अभिक्रिया में टूटता है। और इसी अभिक्रिया के दौरान पौधे को ऊर्जा या भोजन की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है ऊर्जा या
भोजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पौधा वृद्धि नियामक पौधों की उम्र को बढ़ने को रोकने के लिए जाना जाता है? यानी पौधा बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है तो उसकी एज को अगर हम लोग कम करवाना चाह रहे हैं या पौधे की जो वृद्धि है उसे रोकना चाह रहे हैं तो किस प्रकार का जीर्णोद्धार किया जाता है? तो पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा है एस्पेरिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन आप लोग जानते हैं ये वृद्धि हार्मोन्स है, जिब्रेलिन भी एक प्रकार से वृद्धि हार्मोन्स है। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन्स के साथ पौधों के बढ़ाव आकृतियों में भी कार्य करता है, तने की लंबाइयों में वृद्धि करता है। एस्कॉर्बिक एसिड यह एक तरीके का ऐसा एसिड है जिसके कारण यह पतझड़ों के समय में इसका प्रयोग किया जाता है, यह हार्मोन्स स्रावित करते। साइटोकाइनिन एक हार्मोन ऐसा है जिसकी वजह से जीर्णोद्धार को क्या करा जाता है? रोका जाता है। क्या किया जाता है? रोका जाता है। अगर साइटोकाइनिन दिया जाएगा तो पौधों में जो पतझड़ वाला समय या वृद्धि वाला समय वह क्या होगा? और भी बढ़ेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन जिसके बारे में हमने अभी देखा, साइटोकाइनिन द्वारा पत्तियों का जीर्णता में देरी किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? यानी एक तरीके से साइटोकाइनिन करता क्या है? साइटोकाइनिन यह करता है कि पतझड़ आने से पहले अगर साइटोकाइनिन की उपस्थिति ज्यादा दे दी जाए तो पौधा और लंबे समय तक के पतझड़ ना करे या बूढ़ा ना हो, उसकी एज और बढ़ जाती है। तो यह देरी से किस रूप में जाना जाता है, हमें विधि के बारे में बताना है। तो वह है रिचमंड-लैंग प्रभाव। रिचमंड-लैंग प्रभाव जिसके कारण यह साइटोकाइनिन कार्य करता है। बोल्डिंग प्रभाव, तीसरा दिया पाश्चर प्रभाव। यह किण्वन अभिक्रिया, कौन सी? किण्वन अभिक्रिया में यह प्रभाव कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकता, जिन्होंने इतने सारे आनुवांशिकता में प्रयोग किए उसके जनक के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमें पता है ग्रेग एंड जॉन मेंडल, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्हें आनुवांशिकता के पिता और जनक क्या कहा जाता है? इन्हें जनक कहा जाता है। जेम्स वाटसन, इन्होंने डीएनए में कुंडली वाली संरचना बनाई थी, डबल एक्शन मॉडल इन्होंने ही दिया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में, थॉमस हर्ट ऑर्गन, इन्होंने आनुवांशिकता, आधुनिक आनुवांशिकता क्या दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता। सही आंसर क्या है हमारा? ग्रेग एंड जॉन मेंडल। सही आंसर क्या है इसका? ग्रेग एंड जॉन मेंडल। तो इतने ही जीव विज्ञान के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग इन्हें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।